प्रिय मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिय क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम सभी इदम बराबर यह स्त्रीलिंग में इसका अनुवाद सीखेंगे। तो इयम मीन्स होता है यह, इयम मीन्स यह, इमे मीन्स ये दोनों, इमाह मीन्स ये सभी या ये लोग। तो इसका रूप कैसे पढ़ेंगे? इयम इमे इमाह, इयम इमे इमाह, इयम इमे इमाह। इयम मीन्स यह, इमे मीन्स ये दोनों, इमाह मीन्स ये सभी या ये लोग। अब यहाँ पर ये किम बराबर क्या का भी स्त्रीलिंग में प्रयोग हमने लिखा है। तो का मीन्स होता है कौन, के मीन्स कौन दोनों, काह मीन्स कौन सभी। तो का, के, काह एक वचन में हो जाएगा का, द्विवचन में के और बहुवचन में काह। तो का मीन्स कौन, के मीन्स कौन दोनों, काह मीन्स कौन सभी या कौन लोग। और यहाँ पर अस बराबर होना लट लकार वर्तमान काल में रूप हमने लिख दिया है प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का, जिसको ऐसे पढ़ेंगे अस्ति स्तः सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। कैसे पढ़ेंगे? अस्ति स्तः सन्ति। और यहाँ पर हमने कुछ क्रिया विशेषण को भी लिख दिया है। तो अत्र मीन्स यहाँ, तत्र मीन्स वहाँ, कुत्र मीन्स कहाँ, आज अद्य मीन्स आज, न मीन्स नहीं, किम मीन्स क्या, एव मीन्स ही। जैसे यह कौन है, यह कौन है। जैसे आपका अनुवाद हुआ कि यह कौन है, तो इसका अनुवाद कैसे करेंगे? तो यह के लिए हम यहाँ पर स्त्रीलिंग में इयम लिखेंगे। तो यह इयम हो गया। और कौन के लिए यहाँ पर का लिखेंगे। का मीन्स होता है कौन स्त्रीलिंग में, का। और क्योंकि यहाँ पर कर्ता हमारा एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी इसकी एक वचन में हो जाएगी, अस्ति। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। इयम का अस्ति क्या हो जाएगा? इयम का अस्ति। और इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे इयम का, इतने से भी आपका यह पूरा अनुवाद हो जाता है कंप्लीट कि इयम का, इयम मीन्स यह, का मीन्स कौन है। तो यह कौन है, या तो आप इयम का अस्ति कह सकते हैं, और चाहे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इयम का मीन्स यह कौन है। आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं अब। ये दोनों कौन हैं, ये दोनों कौन हैं, ये दोनों कौन हैं। इसका क्या हो जाएगा? तो ये दोनों का हो जाएगा इमे। तो यहाँ से हम लेंगे इमे, और कौन के लिए यहाँ पर हम लगा देंगे के, इमे के। और क्योंकि यहाँ पर कर्ता हमारा जब द्विवचन में है, तो इसकी क्रिया भी यहाँ पर द्विवचन में हो जाएगा। तो के का अर्थ हो जाएगा कौन दोनों, इमे का अर्थ हो जाएगा ये दोनों। तो ये दोनों कौन, और यहाँ पर ये द्विवचन में इसकी क्रिया भी हो जाएगी। तो लिख देंगे स्तः, इमे के स्तः। इस तरह से यह पूरा वाक्य हो जाएगा, इमे के स्तः। आइए दूसरा वाक्य सीखते हैं कि ये सभी कौन हैं, ये सभी कौन हैं। तो ये सभी का हो जाएगा इमाह, ये सभी
कौन हैं। तो इसका लिखेंगे ये सभी का इमाह, इमाह, और कौन का हो जाएगा काह, और हैं का हो जाएगा संति। तो इमाह काह संति। तो इस तरह से पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया। इमाह काह संति क्या हो जाएगा, इमाह काह संति। अब आइए दूसरा अनुवाद लिखते हैं। जैसे अनुवाद हो गया कि यह कहाँ है, किसी स्त्रीलिंग के लिए कहा गया। जैसे किसी का नाम राधा है तो राधा न कह करके यदि हम इन सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो जैसे हम कह रहे हैं यह कहाँ है, यह कहाँ है, तो इसके लिए यह के लिए यहाँ पर ईएम लग जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ईयम, और कहाँ के लिए कुत्र लिखेंगे, और अस्ति मीन्स हो जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे अस्ति। तो इस तरह से हमारा यह अनुवाद पूरा हो जाता है कि ईयम कुत्र अस्ति। क्या हो जाएगा, ईयम कुत्र अस्ति, यह कहाँ है। अब इसको सीखने के बाद यहाँ पर हम सभी अब इसमें नाम सीख लेते हैं। जैसे ये प्रश्न किए तो प्रश्न करने के बाद, और हाँ अभी एक तरह से अनुवाद और कर सकते हैं ऐसे। जैसे अभी हमने लिखा था यहाँ पर का मीन्स कौन, और के मीन्स कौन दोनों, और काह मीन्स कौन सभी। कौन सभी, तो एक तरह से ऐसे और भी अनुवाद कर सकते हैं। जैसे कौन है, तो यहाँ पर हमने अनुवाद किया कौन है, तो इसका हो जाएगा का अस्ति। क्या हो जाएगा, का अस्ति। किसी स्त्रीलिंग के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं का अस्ति, यानी कौन है। और इसी से संबंधित यदि हम दूसरा अनुवाद करते हैं कौन दोनों हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन दोनों हैं। कौन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, के स्तः, के स्तः। इस तरह से हो जाएगा के स्तः। और कौन सभी हैं या कौन लोग हैं, कौन सभी हैं, इसके लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा काह संति, काह संति। इस तरह से ये भी अनुवाद हो जाएंगे, अत्यंत छोटे छोटे अनुवाद। तो अब आइए हम सभी यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग करते हैं। बीच में अब हम यहाँ पर किसी का नाम लिखेंगे, क्योंकि संज्ञा किसे कहते हैं यदि आपसे पूछा गया तो आप बता सकते हैं कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया राधा,
और यहाँ पर लिख दिया राधा द्विवचन में, राधा मीरा च। और बहुवचन में राधा मीरा गीता च। इस तरह से आप सभी लिख सकते हैं। तो एक वचन में यह नाम राधा हो गया, द्विवचन में राधा मीरा च यानी राधा और मीरा, और बहुवचन में राधा मीरा और गीता। तो जब प्रथम पुरुष के दो कर्ता इस और शब्द के साथ जुड़े होते हैं तो इस और शब्द की मीनिंग को यानी इस च को हम बाद में लिखते हैं। ऐसा संस्कृत का एक नियम है। तो अब आइए सीखते हैं इसको कि जैसे यह राधा है। अभी हमने यहाँ पर आपसे यह प्रश्न किया था कि यह कौन है, इसको कैसे बोलेंगे। तो इयम का या इयम का अस्ति, दो तरीके से बोल सकते थे। तो अब यहाँ पर उसका यदि हम उत्तर देंगे तो उत्तर देने में हम ऐसे बोलेंगे इसको कि यह राधा है, यह राधा है यानी इयम राधा अस्ति। कैसे बोलेंगे? इयम राधा अस्ति, यह राधा है। तो इसका हो जाएगा इयम मीन्स यह, तो सबसे पहले हम यहाँ से इयम लिख देंगे और राधा का राधा ही हो जाएगा। तो राधा क्योंकि यह रूप रमा की तरह चलता है, ऐसे चलता है रमा रमे रमाह, तो एक वचन में यह रमा हो जाता है, द्विवचन में रमे हो जाता है और बहुवचन में यानी दो से अधिक हो जाता है। जब बहुवचन में हो जाता है तो रमा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एक वचन में विसर्ग रमा शब्द में नहीं है, तो हम राधा शब्द में भी एक वचन में यहाँ पर विसर्ग नहीं लगाते हैं। अब क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है इसलिए यहाँ पर इसकी क्रिया भी एक वचन की हो जाएगी, अस्ति। तो इस तरह से यह पूरा वाक्य हो गया, इयम राधा अस्ति। अब अगला अनुवाद है, ये दोनों राधा और मीरा हैं। दूसरा अनुवाद है कि ये दोनों राधा और मीरा हैं। ये दोनों की मीनिंग क्या हो जाएगी? इमे क्या हो जाएगी? इमे हो जाएगी। तो यहाँ से हम ले लेंगे इमे, इमे हो गया। अब राधा और मीरा, यहाँ पर ये प्रथम पुरुष के दो कर्ता इस और शब्द के साथ जुड़े हैं तो इस और शब्द की मीनिंग को बाद में लिखा जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। तो राधा मीरा च। अब यहाँ से हम लिखेंगे राधा मीरा च। आप यहाँ पर किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि राधा और मीरा ही लिखा जाए। तो इमे राधा मीरा च। अब जब यहाँ कर्ता हमारा द्विवचन में है तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की हो जाएगी, स्तः। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्तः। तो इमे राधा मीरा च स्तः, इस तरह से हो जाएगा कि ये दोनों राधा और मीरा हैं। तो अब आइए अगला अनुवाद सीखते हैं कि ये सभी राधा मीरा और गीता हैं। ये सभी, राधा लिखने के बाद एक कामा दे देंगे, मीरा और गीता हैं। तो ये सभी राधा मीरा और गीता हैं। इसका हो जाएगा, ये सभी का हो जाएगा इमाह। तो हम सभी लिखेंगे इमाह।
राधा मीरा और गीता का मीनिंग हो जाएगा राधा मीरा गीता च। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राधा मीरा गीता च, क्योंकि कर्ता हमारा दो से अधिक है अर्थात बहुवचन में है, तो इसकी क्रिया भी हो जाएगी बहुवचन में संति। तो हम यहाँ पर लिखेंगे संति और हमारा यह पूरा अनुवाद हो जाएगा इमाह राधा मीरा गीता च संति। इमाह राधा मीरा गीता च संति। अब आइए इसके बाद, जैसे ये अनुवाद हो गया, यहाँ पर तो अब ये समझ लीजिए कि जैसे हम ये अनुवाद यहाँ पर हम प्रश्न किए हैं और इसका उत्तर ये है। जैसे हमने कहा कि ये दोनों कौन हैं, तो इसका हो जाएगा प्रश्न कि इमे के स्तः, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इमे के, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इमे के। इतना लिख देंगे तो भी हमारा अनुवाद सही हो जाएगा। तो यहाँ पर उसका उत्तर हो जाएगा इमे राधा मीरा च स्तः। अब जैसे यहाँ पर इमाह काह संत लिखा गया है, तो आप यहाँ पर यदि संत नहीं लिखेंगे तो भी आपका अनुवाद सही हो जाएगा। तो चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं इमाह काह, इमाह काह कर देंगे तो भी आपका अनुवाद सही हो जाएगा, और इमाह काह संत लिख देंगे तो भी सही हो जाएगा कि ये सभी कौन हैं। तो अब उसका उत्तर यहाँ पर है कि इमाह यानी ये सभी राधा मीरा गीता च संति, ये सभी राधा मीरा और गीता हैं। तो जैसे अब यहाँ पर प्रश्न किया गया कि का अस्ति यानी कौन है, तो यहाँ पर एकदम साधारण अनुवाद, छोटा से छोटा अनुवाद ऐसे कह सकते हैं कि राधा अस्ति, राधा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राधा है, राधा है, तो इसका हो जाएगा राधा अस्ति। यहाँ से कर्ता लिए राधा और इसकी क्रिया अस्ति, यानी कर्ता हमारा जब एक वचन में है तो एक वचन की क्रिया लगाएंगे तो यहाँ पर अस्ति हो जाता है। इस तरह से हमारा वाक्य हो जाएगा राधा अस्ति। अब जैसे हमने कहा कि राधा नहीं है, तो जैसे हमने कहा राधा नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा राधा, और यहाँ पर न मीन्स हो जाता है नहीं, और अस्ति मीन्स हो जाता है। तो राधा न अस्ति, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं राधा न अस्ति। तो अब यहाँ पर न और अस्ति में एक संधि आ जाती है, दीर्घ संधि, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इस संधि को यहाँ पर दिखा देते हैं आपको कि न धन अस्ति, तो न में इस अ से, न के इस अ से और अस्ति के इस अ से मेल होने पर, यानी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्व पद इस न के अ से और अंतिम पद यानी उत्तर पद के इस अस्ति के अ से मेल से दीर्घ संधि के सूत्रानुसार यहाँ अ के सामने जब अ आता है तो दीर्घ संधि के अनुसार आ हो जाता है। और यहाँ पर जब इस न में से हमने अ निकाल लिया था तो यहाँ पर ये आधा न हो जाता है, और इस आ को मिला देते हैं तो यहाँ पर इस तरह से हो जाता है ना, ये बन गया। और जब ना हो गया और यहाँ पर स्ति बची है तो यहाँ से हम लिख देंगे नास्ति। तो इस तरह से हो जाएगा नास्ति, यानी कि न धन अस्ति बराबर ये नास्ति। तो ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि राधा नास्ति। तो राधा नास्ति इस तरह से भी कह सकते हैं। अब आइए दूसरा हम अनुवाद करते हैं कि यह राधा नहीं है, यह राधा नहीं है, यह राधा नहीं है।
तो यह के लिए यहाँ पर इयम शब्द लगाएंगे, यानी कि इयम राधा का राधा लिख देंगे यहाँ से, और नहीं का यहाँ हो जाएगा न मीन्स नहीं, तो यहाँ से हम लिख देंगे न, और है का हो जाएगा अस्ति। तो यहाँ पर नहीं है, एक में ही मिला करके लिखेंगे तो नास्ति लिख सकते हैं। तो इयम राधा नास्ति, इयम राधा नास्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं, इयम राधा नास्ति। अब इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि इयम राधा न अस्ति, इयम राधा न अस्ति। अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं। क्या यह राधा है? क्या यह राधा है? तो क्या के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे किम, तो ये हो गया किम। अब यह के लिए यहाँ पर हो जाएगा इयम, तो इसे लिख देंगे हम सभी इयम। राधा के लिए राधा लिख देंगे, और है के लिए यहाँ पर क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है, इसलिए इसकी क्रिया भी एक वचन के प्रयोग में लाई जाएगी, अस्ति। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे अस्ति। तो किम इयम राधा अस्ति, क्या यह राधा है? तो मित्रों, यह जो सर्वनाम होते हैं ये लगभग 35 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर यह का प्रयोग हम इदम से कर रहे हैं, इदम बराबर यह, तो स्त्रीलिंग में यह इयम इमे इमा इस तरह से रूप चल रहा है। तो अभी और भी इसके और भी रूपों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। तो पिछले वीडियो में आप एषः, एतौ, एते, ऐसा, एते, एताः, इन सभी का रूप हमने चला करके उसमें अलग तरीके से अनुवाद बताया है। तो आप उसमें भी जा कर के यह, ये दोनों, ये सभी को अच्छे तरीके से और दूसरे सर्वनामों के साथ भी सीख सकते हैं। तो आइए और दूसरा अनुवाद करते हैं इसी सर्वनाम के साथ। जैसे ये दोनों, क्या ये दोनों राधा और मीरा हैं? क्या ये दोनों राधा और मीरा हैं? तो क्या के लिए हम लगाएंगे किम, तो यहाँ पर लिखेंगे किम। ये दोनों के लिए इमे, तो यहाँ से लिखेंगे इमे। किम इमे राधा और मीरा, तो राधा और मीरा का मीनिंग यहाँ पर लिखा गया है, राधा मीरा च, तो यहाँ से लिखेंगे राधा मीरा च। और क्योंकि यहाँ पर दो कर्ता हैं, राधा और मीरा, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे स्तः, तो यहाँ पर हो जाएगा स्तः। तो यह पूरा वाक्य हो गया कि किम इमे राधा मीरा च स्तः, किम इमे राधा मीरा च स्तः। अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं इसी से रिलेटेड। तो क्या ये सभी राधा, मीरा और गीता हैं? क्या ये सभी राधा, मीरा और गीता हैं? क्या ये सभी राधा, मीरा और गीता हैं? तो क्या के लिए हम यहाँ से लेंगे किम, किम हो गया। अब ये सभी के लिए यहाँ हो जाएगा इमाह, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सभी इमाह, किम इमाह। अब राधा, मीरा और गीता 3 लोग हैं, यानी 2 से अधिक हैं, अर्थात बहुवचन में है। तो यहाँ से हम लिखेंगे बहुवचन में राधा, मीरा, गीता च, तो यहाँ से हम लिख देंगे राधा, मीरा,
गीता च, ये हो गया। अब क्योंकि जब हमारा कर्ता यहाँ बहुवचन में है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुवचन में सन्ति है तो हम लिख देंगे सन्ति। तो इस तरह से हमारा यह वाक्य कंप्लीट हो गया। किम इमाह राधा मीरा च सन्ति, किम इमाह राधा मीरा गीता च सन्ति। तो अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं कि यह राधा ही है, यह राधा ही है, यह राधा ही है। तो यह का क्या हो जाएगा, तो यह का हो जाएगा इयम। तो यहाँ पर लिखेंगे इयम, राधा के लिए यहाँ से राधा लिखेंगे, और ही के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे एव, एव मीन्स ही। तो इयम राधा एव। अब क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है तो इसकी क्रिया भी एक वचन की लगाई जाएगी, अस्ति। तो यहाँ पर हम लिख देंगे अस्ति। तो इयम राधा एव अस्ति, इयम राधा एव अस्ति, यानी कि यह राधा ही है। इसका अनुवाद ये हो जाएगा। अब अगर हम ऐसे कह दें कि यह राधा ही तो है, अब तो यहाँ पर तू मीन्स हो जाता है तो, यह भी एक क्रिया विशेषण है, या फिर तर ही लगा सकते हैं, तर ही मीन्स भी हो जाता है तो इस क्रिया विशेषण में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अनुवाद हुआ हमारा कि यह राधा ही तो है। जैसे यह अनुवाद कहा गया कि यह राधा ही तो है, तो यहाँ पर यह का हो जाएगा इयम, इयम राधा का राधा लिख देंगे, और ही के लिए यहाँ पर एव लिख देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा इयम राधा एव, और तू मीन्स हो जाता है तो, और क्योंकि राधा शब्द एक वचन में है इसलिए यहाँ पर इसकी क्रिया एक वचन में अस्ति लगा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा अस्ति। तो अब यहाँ पर तू और अस्ति में भी यहाँ पर भी संधि हो जाएगी। तो ऐसे हो जाएगा तू धन अस्ति। तो अब इस ऊ के आगे जब यहाँ पर अ आ गया तो ऊ का व हो जाता है। यह किस संधि के अनुसार हो जाता है, तो यह हो जाता है यड़ संधि के अनुसार। तो यहाँ पर जब तू में से हमने ऊ को निकाल लिया था तो यहाँ पर बचा हुआ है हमारा आधा त, ऐसे, और फिर यहाँ पर ऊ और अ मिलकर के व बन जाते हैं तो ऐसे लिख देंगे, और यहाँ पर ये स्ति है तो इसको ऐसे लिख देंगे। बराबर संधि करने पर ये हमारा हो गया त्वस्ति। तो इस तरह से यह यड़ संधि के अनुसार हो गया। किस संधि के अनुसार, यड़ संधि के अनुसार हो गया त्वस्ति। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम सभी कि इयम राधा एव त्वस्ति। इयम राधा एव त्वस्ति, ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही बोल भी सकते हैं आप सभी यड़ संधि के सहयोग से, यानी कि यह राधा ही तो है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगला अनुवाद है कि यह राधा कहाँ है, या ये राधा और मीरा कहाँ हैं। ये राधा और मीरा कहाँ हैं। ये राधा और मीरा कहाँ हैं। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, ये दोनों के लिए हो जाएगा इमे। तो यहाँ पर लिख देंगे इमे। अब ये राधा और मीरा दो हैं
यानी कि राधा और मीरा, तो और शब्द की मीनिंग को बाद में लिखेंगे। यहाँ पर राधा मीरा च, तो यहाँ पर लिख देंगे राधा मीरा च। अब कहाँ की मीनिंग यहाँ से लिखेंगे कुत्र, तो ये कुत्र हो गया। अब क्योंकि कर्ता हमारा द्विवचन में है, ये राधा और मीरा, तो इसकी क्रिया भी यहाँ पर द्विवचन में लिखी गई है स्तः, तो यहाँ से हम लिख देंगे स्तः। इस तरह से पूरा वाक्य हो जाएगा इमे राधा मीरा च कुत्र स्तः, इमे राधा मीरा च कुत्र स्तः। अब आइए एक अनुवाद और कर लेते हैं। ये सभी राधा मीरा और गीता वहाँ हैं। जैसे अब ये अनुवाद हो गया कि ये सभी राधा मीरा और गीता वहाँ हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, यहाँ से हम ले लेंगे ये सभी का मीनिंग या ये लोग का मीनिंग हो जाएगा इमाह, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमाह, इमाह राधा मीरा गीता च, तो यहाँ पर हो जाएगा राधा मीरा गीता च। और वहाँ का मीनिंग अब यहाँ से ले लेंगे तत्र, तत्र मीन्स हो जाएगा वहाँ, तो यहाँ पर लिखेंगे तत्र। और क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा कर्ता बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पर इसकी क्रिया बहुवचन में हो जाएगी, तो हो जाएगा संति, तो यहाँ पर लिख देंगे संति। तो इमाह राधा मीरा गीता च तत्र संति, इसका पूरा वाक्य हो जाएगा इमाह राधा मीरा गीता च तत्र संति। तो आशा है कि मित्रों ये आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आइए इसके बाद हम सभी नपुंसक लिंग के अनुवाद को सीखते हैं। अब आइए इस नपुंसक लिंग के अनुवाद को सीखते हैं। तो इस नपुंसक लिंग में इदम इमे इमानि, इस इदम का रूप कैसे चलता है, इदम इमे इमानि। इदम मीन्स यह, इमे मीन्स ये दोनों, इमानि मीन्स ये सभी। तो अब इसके साथ में यदि हम फल का चलाते हैं तो फलम फले फलानि, या पुस्तक का चलाते हैं तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, इस तरह से चलेगा कि पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। फल का चला रहे हैं तो फलम फले फलानि। तो इसके साथ में यहाँ पर अस बराबर होना, लट लकार वर्तमान काल की क्रियाओं का प्रयोग कर रहे हैं, प्रथम पुरुष की क्रियाओं का, जो कि अस्ति स्तः संति का है। तो आइए इसका प्रयोग सीखते हैं। जैसे यह फल है, तो अब यहाँ पर हम इसका अनुवाद सीखेंगे कि यह का मीनिंग क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग में इदम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी लिखेंगे इदम, इदम, और फल के लिए यहाँ पर लिखेंगे फलम, और है के लिए यहाँ पर लिखेंगे अस्ति। तो इस तरह से हो जाएगा इदम फलम अस्ति। क्या हो जाएगा, इदम फलम अस्ति, यह फल है। और यदि इसको हम ऐसे कहना चाहें कि यह एक फल है, तो भी ऐसे कह सकते हैं कि इदम फलम अस्ति। यदि एक संख्या को यदि हम लिखना चाहें तो इस एक संख्या को हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इस तरह से हम सभी उसको लिख सकते हैं कि एकम। तो पुल्लिंग में इस एक संख्या का पुल्लिंग में हो जाता है, देखिए इस एक संख्या का पुल्लिंग में हम सभी लिखते हैं एकः, और स्त्रीलिंग में इसी एक संख्या का लिखते हैं एका, और नपुंसक लिंग में लिखते हैं एकम।
तो ये नपुंसक लिंग में लिखते हैं एकम। तो यहाँ पर एकम के लिए, अब यह नपुंसक लिंग में हो जाएगा, एकम के लिए हिंदी में हो जाता है एक। तो जैसे अगर हम इसका प्रयोग करते हैं कि यह एक फल है, यदि इस तरह से लिखा रहेगा कि यह एक फल है, यह एक फल है, तो इसका अनुवाद इस तरह से होगा कि इदम मीन्स यह, तो ऐसे लिखेंगे। और एक के लिए इस एकम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नपुंसक लिंग में एकम के लिए लिखा गया है एक, तो यहाँ पर हम सभी लिखेंगे एकम। और फल के लिए यहाँ पर हो जाएगा फलम, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा फल करता है तो इसका क्रिया हो जाएगा, तो इसकी क्रिया हो जाएगी अस्ते, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है तो क्रिया भी इसकी एक वचन में हो जाएगी, यहाँ पर अस्ते। तो इदम एकम फलम अस्ति, यह एक फल है। अब इस तरह से यदि हम अनुवाद करते हैं कि ये दोनों फल हैं, ये दोनों फल हैं, ये दोनों फल हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा इमे, और फल का हो जाएगा फले। और जबकि कर्ता हमारा ये द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में हो जाएगी स्तः। तो इमे फले स्तः, इमे फले स्तः, इस तरह से हो जाएगा इमे फले स्तः। तो अब आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं, ये सभी फल हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि दो, जैसे यहाँ पर एक संख्या को हम संस्कृत में लिखे हैं एकम, तो दो की क्या हो जाएगी। तो मित्रों दो का भी इसी तरह से हो जाता है। तो दो की संख्या के लिए यहाँ पर भी तीन शब्द हैं, पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में और यहाँ पर नपुंसक लिंग में। तो पुल्लिंग में हम इसको कहते हैं द्वौ, स्त्रीलिंग में बोलते हैं द्वे, तथा नपुंसक लिंग में इसको द्वे बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि ये दो फल हैं, ये दो फल हैं। अब इसका यदि हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि इमे मिस हो जाता है ये दोनों, यानी ये। अब दो के लिए यहाँ पर नपुंसक लिंग में ये द्वे लिखा गया है, तो यहाँ पर इसको हम सभी लिख देंगे द्वे, इमे द्वे। और फल के लिए यहाँ पर हो जाएगा फले। और क्योंकि कर्ता हमारा अब यहाँ द्विवचन में है तो इसलिए इसकी क्रिया भी द्विवचन में हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा स्तः। तो इस तरह से हो जाएगा इमे द्वे फले स्तः, इमे द्वे फले स्तः। तो अब इस तरह से आइए दूसरा अनुवाद सीखते हैं कि ये सभी फल हैं, ये सभी फल हैं। तो ये सभी फल हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो ये सभी का हो जाएगा इमानि, इमानि। और यहाँ पर फल का हो जाएगा फलानि। और ये जब हमारा कर्ता बहुवचन में है तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की संति हो जाएगा यहाँ पर। तो इमानि फलानि, इस तरह से हो जाएगा संति। तो इमानि फलानि संति, इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा इमानि फलानि संति। अब यहाँ पर बात आती है तीन की। तो अब तीन को भी तीन तरह से कहा जा सकता है कि पुल्लिंग में, और ये स्त्रीलिंग में, और ये नपुंसक लिंग में। तो पुल्लिंग में हो जाता है त्रयः,
पुल्लिंग में हो जाता है त्रयः, स्त्रीलिंग में हो जाता है तिस्रः, और नपुंसक लिंग में हो जाता है त्रीणि। तो इस तरह से हम इसका वाक्य प्रयोग सीख सकते हैं, जैसे कि ये 3 फल हैं। अब ऐसे कह सकते हैं इसका अनुवाद कि ये 3 फल हैं। जैसे इसका अनुवाद हो गया कि ये 3 फल हैं, तो इसका कैसे करेंगे? तो इमानी, क्योंकि ये सभी 2 से अधिक फल हैं तो बहुवचन में आ जाते हैं। जब बहुवचन में आ जाते हैं तो यहाँ पर इमानी हो जाएगा इसका संस्कृत। तो इमानी लिख दिया। अब 3 का क्या हो जाएगा? 3 का हो जाएगा नपुंसक लिंग में त्रीणि। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रीणि, इमानी त्रीणि। अब फल का जब 2 फल से अधिक हैं तो ये बहुवचन में आ जाते हैं, और बहुवचन में आते हैं तो हम यहाँ फलानि लिखते हैं। तो इमानि त्रीणि फलानि, और फलान के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे सन्ति। तो इस तरह से पूरा वाक्य हो जाएगा हमारा इमानि त्रीणि फलानि सन्ति। क्या हो जाएगा? इमानि त्रीणि फलानि सन्ति। अब जैसे एक अनुवाद हो गया 4 की संख्या के लिए, तो इस 4 की संख्या का भी 3 तरह से बोल सकते हैं इसको भी। ये पुल्लिंग में, और ये स्त्रीलिंग में, और ये नपुंसक लिंग में। तो पुल्लिंग में बोलते हैं चत्वारः, और स्त्रीलिंग में चतस्रः, और नपुंसक लिंग में बोलेंगे चत्वारि। इस तरह से चत्वारि हो जाएगा। तो अब यदि हम इसका अनुवाद करते हैं कि ये 4 फल हैं, ये 4 फल हैं, तो अब इसका क्या हो जाएगा? तो ये सभी के लिए, यानी ये 2, जब 2 से अधिक हो जाते हैं तो बहुवचन के लिए यहाँ पर इमानी हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमानी, और 4 के लिए यहाँ से हम लिखेंगे चत्वारि। नपुंसक लिंग में चत्वारि हो जाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर चत्वारि। और फल के लिए यहाँ पर हो जाएगा फलानि। इमानि चत्वारि फलानि। अब यहाँ पर लिखेंगे सन्ति, क्योंकि यहाँ पर कर्ता हमारा बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन की हो जाती है, तो लिखेंगे सन्ति। तो इस तरह से पूरा वाक्य कंप्लीट हो गया कि इमानि चत्वारि फलानि सन्ति, ये हो जाएंगे। तो अब आइए मित्रों, हम यहाँ पर अस धातु के अलावा भी दूसरी धातु को सीखते हैं। जैसे पत बराबर गिरना, पत बराबर हो जाता है गिरना, और यहाँ पर अस्तिस्तः सन्ति के स्थान पर अब हम दूसरी क्रिया लिखेंगे पतवति पततः पतन्ति। पतति पततः पतन्ति का प्रयोग करेंगे। तो अब पतति पततः पतन्ति का जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे प्रथम पुरुष में पतति, यहाँ पर हो जाएगा पततः, और यहाँ पर लिखेंगे पतन्ति। पतति मीन्स होता है गिरता है, पततः मीन्स 2 लोग गिरते हैं, यानी 2 फल गिरते हैं, या नपुंसक लिंग में जो भी, तो 2 गिरते हैं। और पतन्ति मीन्स हो जाता है 2 से अधिक गिरते हैं, अर्थात बहुवचन में गिरते हैं। जैसे यहाँ पर एक अनुवाद जैसे हुआ कि यह फल गिरता है, यह फल गिरता है, यह फल गिरता है, या ऐसे भी कह सकते हैं यह फल गिर रहा है। जैसे ऐसे कह दें कि यह फल गिर रहा है, गिर रहा है। चाहे गिरता है कहेंगे और चाहे गिर रहा है कहेंगे, दोनों अनुवाद एक ही होगा।
तो यह के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इदम, और फल के लिए फलम। तो यहाँ पर हो जाएगा इदम फलम, और यहाँ पर हो जाएगा इसका गिरना का पतति, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन में है इसलिए यहाँ पर इसकी क्रिया एक वचन के प्रयोग में लाई जाएगी। तो इदम फलम पतति, ये हो जाएगा इदम फलम पतति। अब इस तरह से जैसे हो गया कि ये दोनों फल गिरते हैं, ये दोनों फल गिरते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों का हो जाएगा इमे, और फल का हो जाएगा फले। अब क्योंकि द्विवचन में हमारा फल है तो यहाँ पर क्रिया इसकी द्विवचन में हो जाएगी, पततः लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा वाक्य हो जाएगा इमे फले पततः। अब दूसरा अनुवाद सीखते हैं कि ये सभी फल गिरते हैं, ये सभी फल गिरते हैं। तो इसका हो जाएगा कि ये सभी का हो जाएगा इमानी, इमानी, और फल का हो जाएगा फलानी, और गिरते हैं का पतंती हो जाएगा, क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में तो क्रिया भी हमारी बहुवचन में हो जाएगी। तो इमानी, अब फल का फलानी, तो इमानी फलानी। अब क्योंकि कर्ता हमारा बहुवचन में है तो यहाँ पर लिखेंगे पतंती, क्रिया इसकी हो जाएगी पतंती, क्रिया भी बहुवचन की। तो इमानी फलानी पतंती, इस तरह से ये हमारा नपुंसकलिंग में हो गया। तो जैसे अब यहाँ पर इसी तरह से संख्याओं का, इन संख्याओं का भी प्रयोग कर सकते हैं कि यह एक फल गिरता है, जैसे यह, या यहाँ पर हमने कह दिया कि यहाँ एक फल गिरता है, यहाँ एक फल गिरता है। तो यहाँ का मीनिंग हो जाएगा अत्र, तो यहाँ से हम ले लेंगे क्रिया विशेषण से, तो यहाँ पर हो जाएगा अत्र एक फल गिरता है, तो यहाँ पर एकम लिख देंगे, और यहाँ से फलम का हो जाएगा फल, तो एकम और फलम। अब क्योंकि फल हमारा एक वचन में है इसलिए यहाँ पर पतति क्रिया लगाएंगे एक वचन की। तो इस तरह से हो जाएगा कि अत्र एकम फलम पतति, क्या हो जाएगा, अत्र एकम फलम पतति, यहाँ एक फल गिरता है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अत्र फलम पतति, अत्र फलम पतति मीन्स भी हो जाएगा कि यहाँ एक फल गिरता है। तो अब आइए हम सभी इस पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भी यहाँ पर इन संख्याओं का थोड़ा वाक्य प्रयोग कर लें, ताकि आप इस तरह के भी अनुवाद सीख सकें। जैसे तो अभी जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं वहाँ से उस सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे यह एक सुंदर बालक है। जैसे हमने कहा यह एक सुंदर बालक है, तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, तो अभी हमने पिछले वीडियो में बताया है कि अयम मीन्स होगा यह, तो यहाँ पर लिखेंगे अयम, और एक का लिखेंगे यहाँ पर पुल्लिंग में एकः हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एकः। अब ये सुंदर के लिए, तो सुंदर हमारा विशेषण है, तो यहाँ पर लिखेंगे सुंदरः। बालक विशेष्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे बालकः, और ये है के लिए अस्ति।
तो इस तरह से हमारा यह पूरा वाक्य हो गया, अयम एकः सुंदरः बालकः अस्ति। यह एक सुंदर बालक है। अयम एकः सुंदरः बालकः अस्ति। तो अब इस तरह से दूसरा अनुवाद सीखते हैं कि यह एक सुंदर बालिका है। यह एक सुंदर बालिका है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो यह के लिए अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि इयम मीन्स यह, तो यहाँ पर हो जाएगा इयम। तो इयम मीन्स हो जाएगा यह। अब एक का हो जाएगा स्त्रीलिंग में एका। तो यहाँ पर लिखा है एका, तो हम यहाँ से लिखेंगे एका, इयम एका। और सुंदर के लिए, क्योंकि यह बालिका भी स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ पर सुंदर के लिए सुंदरी प्रयोग किया जाएगा, सुंदरी। जैसे कि अंग्रेजी में ब्यूटीफुल प्रयोग किया जाता है। तो इयम एका सुंदरी, बालिका के लिए यहाँ पर बालिका हो जाएगा, बालिका। और ये हो जाएगा अस्ति। इयम एका सुंदरी बालिका अस्ति। तो इस तरह से हो जाएगा इयम एका सुंदरी बालिका अस्ति। यह एक सुंदर बालिका है। तो अब आइए नपुंसक लिंग के लिए इसी तरह का वाक्य प्रयोग करते हैं। यह एक सुंदर फूल है, सुंदर फूल है। तो अब यहाँ पर फूल का कैसे चलाएंगे? तो फूल का चलाएंगे पुष्पम पुष्पे पुष्पानि। इस तरह से हम रूप चलाएंगे। कैसे? पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो आप सभी भी इस तरह से चला सकते हैं कि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो यह का क्या हो जाएगा? यह का हो जाएगा इदम। तो यहाँ पर लिखेंगे इदम। एक का हो जाएगा एकम, एक का हो जाएगा एकम। और सुंदर का, क्योंकि ये फल हमारा नपुंसक लिंग में है या फूल हमारा नपुंसक लिंग में है, तो यहाँ पर जो सुंदर शब्द का विशेषण, सुंदर शब्द ये जो विशेषण है, इसका भी प्रयोग हम नपुंसक लिंग में करेंगे और हमारा नपुंसक लिंग में इस तरह से हो जाएगा सुंदरम। तो इदम एकम सुंदरम। फूल का हो जाएगा पुष्पम और है का हो जाएगा अस्ति। तो इदम एकम सुंदरम पुष्पम अस्ति। और यदि फल के लिए चाहें तो फल के लिए भी आप लिख सकते हैं इसी तरह से कि यह एक सुंदर फल है, यह एक सुंदर फल है। तो यह के लिए यहाँ पर प्रयोग करेंगे इदम, और एक के लिए हो जाएगा एकम, सुंदर के लिए हो जाएगा सुंदरम, सुंदरम हो जाएगा। और फल के लिए यहाँ पर हो जाएगा फलम, और है के लिए हो जाएगा, क्योंकि फल हमारा जब नपुंसक लिंग एक वचन में है तो इसकी क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की हो जाएगी अस्ति, जैसा कि हमने पहले लिखा हुआ था यहाँ पर अस्ति। तो यहाँ ऐसे हो जाएगा इदम एकम सुंदरम फलम अस्ति। अस्ति मीन्स यहाँ पर है, यहाँ पर अभी हमने बदल दिया है, यहाँ पर पतंत कर दिया। तो इसके पहले हमने यहाँ पर जो लिखा था अस्ति अस्तः सन्ति, तो वहाँ से हमने यहाँ पर अस्ति लिया। तो इदम एकम सुंदरम फलम अस्ति। अब मन में आता है कि यहाँ पर हमने म लिखा है और यहाँ पर ये बिंदु कैसे हो गया? तो मित्रों यहाँ पर एक संधि हमने आप सभी को बताया है, तो आप सभी वहाँ से जा कर के सीख लेंगे कि अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार संधि का नियम यह है कि जब हम किसी शब्द के अंत में यहाँ पर यदि म आता है, यानी कि ये अंतिम वर्ड म आ जाता है और फिर इसके बाद कोई भी व्यंजन आ जाता है, तो इस म का अनुस्वार में बदल जाता है। यानी यह अपने पूर्व वर्ण इस क के ऊपर इस म का अनुस्वार में
प्रयोग हो जाता है। तो अब इस तरह से हम सभी ये जो 2, 3, 4 आदि जो भी संख्याएं हैं इसका प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले वीडियो में सीखेंगे। और आशा है मित्रों कि आप सभी को ये सभी प्रयोग समझ में आ रहे होंगे। तो यदि आप सभी को इन सभी का प्रयोग समझ में आ रहा है तो आप नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बने रहेंगे और इसके लिए एक लाइक अवश्य करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।